स्वागत है आप सबका हमारे चैनल डिकोड यूपीएससी सीएससी में। आज है 30 जुलाई ट्यूसडे। आइए आज की कुछ खास न्यूज़ देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेवेंट है, जो ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, शुरू करने से पहले रोज़ की तरह हम आज फिर मैप को देखेंगे जो मैप में ज़रूरी है। आज आपको क्या देखना है, मिडिल ईस्ट के बारे में देखना है कि मिडिल ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कितनी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, और इसमें से कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, इसमें से कौन सी कितनी कंट्रीज़ हैं और कौन सी लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। प्लस आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सी है हमारे, मेडिटेरेनियन सी, इधर आपका रेड सी, पर्शियन गल्फ, एंड ऊपर आपका ब्लैक सी और कैस्पियन सी, जो कि हमारे मेन है, इम्पोर्टेंट है। आपको देखना है कि ये सी किन किन कंट्रीज़ से बॉर्डर अटैच कर रहे हैं और कौन कौन से इनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मिडिल ईस्ट हमारा बहुत ही कंफ्यूजिंग एरिया है। हमें याद नहीं रहता है कि कब कौन सी कंट्री कहाँ पे है, या हम बॉर्डर्स भूल जाते हैं कंट्रीज़ के कि ये कंट्री का बॉर्डर किसके साथ था, ये कंट्री का बॉर्डर किसके साथ था। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मिडिल ईस्ट के बारे में देखें। आप अपने एटलस को खोलिएगा, वहाँ पे प्रॉपर देखिएगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, एंड उसके बाद आके हमें बताइएगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो जो आज की हमारी जो पहली न्यूज़ थी 2-3 पेजेस में, जो हादसा हुआ था अभी परसों में, तो अभी तक वो भी चल ही रहा है। वहाँ पे काफ़ी धरना प्रदर्शन वगैरह हो रहा है, बच्चे वहाँ पे रोड पे एकदम खड़े हुए हैं बेचारे जस्टिस के लिए। एंड मेन रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि वहाँ पे कोई क्लेम लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, कि किसकी गलती थी, किसकी गलती की वजह से हुआ। अभी तक फ़िलहाल 5 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, उसमें से कोचिंग के मालिक, बिल्डिंग के ओनर्स जो थे वो। एंड साथ में एक बड़ी ट्रेजिक चीज़ मुझे ये देखने को मिली कि वहाँ पे एक एसयूवी के ड्राइवर को भी अरेस्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि वो रोड पे जा रहा था एंड वहाँ उस रोड पे पानी भरा हुआ था, उस जिसकी वजह से वो पानी और तेज़ी से गेट की तरफ आया और गेट टूट गया। मतलब कि मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे लोग हैं और क्या सोच के चीज़ों को करते हैं। मतलब कोई सोचिए, ड्राइवर है, अगर उसको कहीं जाना है तो पानी भरा हुआ है, तो ये उसकी गलती है कि प्रशासन की गलती है? वो रोड पे जा रहा है, यही उसकी गलती है और इसीलिए उसको डिटेन कर लिया गया है। मतलब कि ब्लेम गेम खेलना कोई इनसे सीखे। ठीक है, एंड ये बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट था। वहाँ पे आप एक तरह से कह सकते हैं कि वही स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करके वहाँ से जाते हैं, वहीं दिल्ली में रहते हैं, उनको हर चीज़ पता होते हुए भी वो कभी उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। एक बार उनका सिलेक्शन हो गया, फिर वो ORN भूल जाते हैं, वो मुखर्जी नगर भूल जाते हैं, वो सब भूल जाते हैं कि वहाँ पे कैसी दिक्कतों के साथ रह के उन्हें वहाँ पे रहना पड़ा था। ठीक है, ऐसी ही कुछ दिक्कत यहाँ पे न्यूज़पेपर में आज की आई थी कि बच्चे वहाँ पे, मतलब आप समझ लीजिए कि ऐसी ऐसी जगहों पे रहते थे, एकदम बेसमेंट में नीचे रहते थे, जहाँ पे एक भी विंडो तक नहीं थी। कोई विंडो नहीं, कोई मतलब वेंटिलेशन नहीं है वहाँ पे, और बारिश 1 घंटे से ज़्यादा हो रही है तो वो पूरा पानी भर जा रहा है आसपास। एंड वो क्यों ऐसी जगहों पे रहने के लिए मजबूर हैं? वहाँ पे इतने ज़्यादा महंगे हैं वहाँ पे अपार्टमेंट या फ्लैट्स वगैरह, सिंगल रूम इवन तो इतने ज़्यादा महंगे हैं कि आप उतने में कहीं और शहरों में रहकर बहुत अच्छे खासे स्पेशियस जगहों पे रह सकते हैं। क्योंकि बेसमेंट्स के रूम आधे होते हैं, आधे दाम पे वहाँ पे मिल जाते हैं, इसलिए लोग सस्ता रूम लेना प्रेफर करते हैं ताकि उनको खर्चा कम पड़े, वो आसानी से वहाँ पे तैयारी कर सके लंबे टाइम के लिए, उनके माँ बाप पे प्रेशर ना पड़े। सोचिए कि बच्चे किन किन स्थितियों से होकर वहाँ पे रह रहे हैं, एंड कोई किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पे किस वजह से, किसकी गलतियों की वजह से उन तीनों चारों बच्चों का डेथ हुआ। कोई गलती नहीं थी उनकी गलती क्या थी कि वो सिर्फ दिल्ली में आके तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट था, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं हमारी कंट्री में इन 21st सेंचुरी, इन 2024, जबकि हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। लेकिन अभी भी वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं। उम्मीद करते हैं हम कि कुछ अच्छा, मतलब कि जस्टिस वहाँ पे डिलीवर होगा। जो उसके जिनकी जिनकी गलतियाँ होंगी बेसिकली वहाँ पे, वो ज़रूर वहाँ पे पकड़े जाएंगे और वो एक्यूज़ ज़रूर वहाँ पे गिरफ्तार होंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे दूसरी खबरों को हम देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसके बाद आज एक न्यूज़ था मेक दातू प्रोजेक्ट पे, जो कि कावेरी वाटर पे है तमिलनाडु में। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जो न्यूज़ था वो थोड़ा पॉलिटिकल था, बट ये हमें जानना ज़रूरी था कि मेघदातु प्रोजेक्ट क्या है और ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट किसके किसके बीच में हुआ। आइए वो पहले हम देख लेते हैं कि क्या था मेघदातु रिजर्वायर प्रोजेक्ट। मेघदातु रिजर्वायर प्रोजेक्ट जो है ड्रिंकिंग एंड पावर प्रोजेक्ट
पावर पर्पस प्रोजेक्ट से बनाया गया था। एक बैलेंसिंग रिजर्वायर है ये। बैलेंसिंग रिजर्वायर का क्या मतलब होता है? बैलेंसिंग रिजर्वायर का मतलब होता है कि उसको बैलेंस करने के लिए वहाँ पे रखा गया है कि मतलब कि उनके लिए भी पानी प्रॉपर अवेलेबल हो और उनके लिए भी पानी अवेलेबल हो। कहाँ पे बनाया गया है? इन रामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये जो जगह है ये 4 किलोमीटर दूर है तमिलनाडु से एंड 100 किलोमीटर दूर है बेंगलुरु से। क्यों ये ज़रूरी था? क्योंकि बेंगलुरु और तमिलनाडु दोनों जगहों पे वाटर स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप देखेंगे अक्सर आपको ये न्यूज़ सुनने को मिलेगा कि वाटर स्कैरसिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ग्राउंड वाटर टेबल वहाँ पे एकदम नीचे जा चुका है। गर्मियों में तो हालत ख़राब हो जाती है वहाँ पे। पीने के पानी के लिए भी हालत उनको मतलब तरस जाते हैं एकदम। तो इसलिए ये रिजर्वायर बैलेंसिंग रिजर्वायर बनाया गया। ठीक है। कॉन्फ्लुएंस ये जो बनाया गया है ये कॉन्फ्लुएंस है कावेरी विद इट्स ट्रिब्यूटरी अर्कावती। अर्कावती किसकी ट्रिब्यूटरी है? कावेरी रिवर की हमारी ट्रिब्यूटरी है। इश्यू क्या था, मतलब किस लिए इसको बनाया गया कि जो तमिलनाडु है ये लोअर राइपेरियन स्टेट है एंड हैज़ क्लेम्ड दैट द प्रोजेक्ट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स वाटर्स रिक्वायरमेंट। तमिलनाडु का ये कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है ये स्टेट के वाटर रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में है, मतलब वो उतना फुलफिल नहीं कर रहा है और तमिलनाडु को डिप्राइव कर रहा है पानी और लेने से। ठीक है। And the lower riparian state has to give its no objection for any project that comes up on the Kaveri as per the Kaveri Tribunal and Supreme Court order. इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में आपको याद होगा कि ऐसे डिस्प्यूट जो रिवर वगैरह से रिलेटेड हैं या बाउंड्री वगैरह से रिलेटेड हैं इनके लिए वहाँ पे ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे और ये ट्रिब्यूनल्स जो हैं डिसीजन लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारा प्रोजेक्ट के बारे में एंड थोड़ा हम आ ही गए तो इस पे ये भी देख लेते हैं कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट क्या है और ये कब बना था, ये जो ट्रिब्यूनल था ये कब बना था और इसमें कौन कौन से स्टेट शामिल है। क्योंकि आप यूपीएससी के भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और स्टेट पीसीएस में हर साल पूछे जाते हैं कि ये ट्रिब्यूनल के अंदर कौन कौन से स्टेट आपके शामिल हैं। ठीक है। तो ये बना हुआ था जून 2 1990 में टू एडजुडिकेट द वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी विथ रिस्पेक्ट टू द इंटर स्टेट कावेरी वाटर एंड रिवर बेसिन। ठीक है। तो ये 1990 में बनाया गया था इन स्टेट्स के बीच में, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी के बीच में, ताकि वहाँ पे जो भी इश्यूज़ हो रहे हो ये ट्रिब्यूनल मिलजुल के उनका फैसला ले और एक बैलेंसिंग डिसीजन वहाँ पे लिया जाए ताकि सारी स्टेट्स को वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिले और कोई भी परेशान ना हो। ठीक है। ये था हमारा वो प्रोजेक्ट के बारे में कि ये मतलब वो न्यूज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, बट ये रिजर्वायर प्रोजेक्ट जो था मेघदातु रिजर्वायर प्रोजेक्ट, अक्सर ऐसे छोटे छोटे जो रिजर्वायर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो अक्सर यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि इनका लोकेशन क्या है या किस रिवर पे ये बना हुआ है। तो ये थोड़ा जानना ज़रूरी है और ये सिंपल फैक्ट है, आप इसको दिमाग में रखिए, कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अक्सर मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं इन सब से रिलेटेड, तो आप उसको डायरेक्टली वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है हमारा वो है कि द प्रॉब्लम विथ इंडियाज़ ब्लॉकिंग ऑफ द चाइनीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव दिया गया है आज के आर्टिकल में अशोक मोदी द्वारा कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा है चीज़ों को, मतलब कि कोई भी मशीन आ रही है या कुछ भी आ रहा है कैसे हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं और क्यों हमें ज़रूरी है चाइनीज़ लोग इसमें। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि इंडियन अथॉरिटीज़ ने कहा कि वो और चाइनीज़ वीज़ा को शुरुआत करेंगे चाइनीज़ अथॉरिटीज़ से बात करके, ताकि और चाइनीज़ पीपल को अलाउ किया जा सके यहाँ पे आने के लिए। लेकिन क्यों ये आना ज़रूरी है, क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे, ये हम देखते हैं पहले। उनका ये कहना था कि हमारे इंडियन कंपनीज़ में एक सिग्निफिकेंट स्किल गैप है। क्या है? एक सिग्निफिकेंट स्किल गैप है जो एग्जिस्ट करता है किसके बीच में? चाइनीज़ एंड इंडियन फैक्ट्री के सुपरवाइजर्स एंड वर्कर्स के बीच में। उनका ये कहना था कि जो चाइनीज़ वर्कर्स हैं, जो चाइनीज़ सुपरवाइजर्स हैं या वो जो ये वर्कर्स हैं वो वही सेम रिसोर्स से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन वर्कर्स। हमारे इंडियन वर्कर्स में स्किल का बहुत ज़्यादा गैप है, उनके अंदर स्किल्स बहुत लैग करता है। ठीक है। अभी तक मतलब कि जो गौतम अदानी जी ने सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू की है उसमें भी अभी भी वो वर्किंग उसका स्टार्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी तक चाइनीज़ वर्कर्स जो आने वाले थे वहाँ पे, देख रहे हैं, चाइनीज़ वर्कर्स जो आने वाले थे उनको वीज़ा ही नहीं मिला है अभी। मेन रीज़न क्या है? नेशनल सिक्योरिटी की वजह से। आप ये मत देखिए कि वीज़ा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मेन आपका जो उसमें ज़रूरी ये है सोचना
कि हम 21st सेंचुरी में आके भी हमारा मशीन का काम इसलिए नहीं शुरू हो रहा है क्योंकि हम उस मशीन को चलाना नहीं जानते हैं। इसीलिए हम चाइनीज़ वर्कर्स को बुला रहे हैं कि वो हमें यहाँ पे सिर्फ ये आके बताएं कि ये चाइनीज़ मशीन या ये जो मशीन है ये कैसे काम करेगी, इसके पीछे क्या क्या वजह है, कैसे हम मतलब उनसे हम सीखेंगे। सोच लीजिए कि किस हद तक हमारे यहाँ स्किल गैप है। एंड इसका जो मेन रीज़न है, मतलब कि जो मेन रीज़न बताया जाता है वो है प्राइमरी एजुकेशन। हमारे यहाँ प्राइमरी एजुकेशन इतना लो है कि मतलब बच्चों के अंदर वो स्किल ही नहीं जनरेट हो पाती है एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ ने जब डेंग जियाओपिंग आए थे, डेंग जियाओपिंग वहाँ के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वो जब आए तो वो बहुत मतलब अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा जिस पे फोकस किया वो था पॉलिसी मेकर्स पे और एजुकेशन पे। ठीक है, पॉलिसी मेकर्स एंड एजुकेशन पे उन्होंने अपने पॉलिसी मेकर्स को दुनिया भर में भेजा, उनको ये पता लगाने के लिए कि आप जाइए और देखिए कि ग्लोबल सिस्टम पे किस लेवल से प्लानिंग की जा रही है, कैसे वहाँ पे चीज़ों को सिखाया जाता है। मतलब कुल मिला के वो पूरा अपना हर एक चीज़ जान के अपने सिस्टम को सबसे अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे। कब 1980s के ही टाइम पे ये सब चल रहा था, ठीक है, और 1980s से उन्होंने ये सब शुरू कर दिया था। और आज देखिए कि चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरे वर्ल्ड का, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरे वर्ल्ड का। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? स्किल्ड वर्कर्स का। वहाँ पे मेन रीज़न क्या है इसके पीछे कि स्किल्ड वर्कर्स उनके पास इतने ज़्यादा हैं। और ये स्किल्ड वर्कर्स कैसे हो रहे हैं? क्योंकि उनके यहाँ का जो स्कूलिंग प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, एक हमारे स्कॉलर ने ये पॉइंट आउट किया कि इंडियन स्कूल का सिर्फ 15% जो बच्चे यहाँ पे मतलब बेसिक रीडिंग या बेसिक एजुकेशन लेते हैं सेकेंडरी स्कूल्स तक, उसमें से सिर्फ वो 15% होते हैं ग्लोबल इकोनॉमी को समझने के लिए। एंड उसी जगह चाइनीज़ स्टूडेंट जो है वो 85% लगभग वो समझने की कैपेबिलिटी रखता है उसी सेम लेवल ऑफ पढ़ाई से। तो आप खुद एज्यूम कर सकते हैं कि कितना अंतर है वहाँ पे इन दोनों के बीच में। ठीक, एंड चाइना इज़ नॉट स्टैंडिंग स्टिल। सिंस 2018 से ही उन्होंने जो पीसा प्रोग्राम चलता है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट में, वो अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं एंड वहाँ पे एसेस करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि हमारे स्टूडेंट्स किस लेवल तक हैं, वो वर्ल्ड में कितना कैपेबल हैं, अपने आप को कितने आसानी से वहाँ पे दिखा रहे हैं वो। एंड हमारे यहाँ के स्टूडेंट 2009 में वो पहली बार गए थे, वो पहली बार ही वहाँ से निकल गए थे। कैपेबल ही नहीं है हमारे यहाँ के स्टूडेंट। सबसे बड़ा रीज़न इसके पीछे क्या है? हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। सोचिए कि एक एजुकेशन सिस्टम के होने की वजह से क्या क्या हमें दिक्कतें झेलने को पड़ रही हैं। सबसे ज़्यादा तो ये हो रहा है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हब था, जो ये शुरू हो रहा था, वो एक तो नहीं शुरू हो रहा है। हमने क्या ध्यान दिया? हमने अपने टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया, टेक्नो जॉब्स जो थे उस पर हमने ध्यान दिया। लेकिन आप इमेजिन करिए कि बिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हर साल जनरेट हो रहे हैं। एंड जिस हिसाब से हमारे इंडिया का पॉपुलेशन है और जिस हिसाब से यहाँ पे स्टूडेंट्स वहाँ पे ये मतलब कि आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो यहाँ पे हो रहे हैं, तो ये सब लोग उसी एक सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड होंगे वहाँ पे। हमने कोविड में देखा ये चीज़ कि IITs के स्टूडेंट तक मतलब कि वो गिग इकोनॉमी में ट्रांसफ़र हो रहे थे। उनके पास इतनी भी स्किल नहीं थी कि वो ग्लोबल लेवल पे कहीं रिक्रूट किए जा सकें। मैं मानता हूँ कि उस टाइम पे जो है हमारे यहाँ मतलब पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक सिस्टम गड़बड़ हो गया था, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि उसके बाद उनकी कैपेबिलिटी कहीं चली जाएगी। मतलब ये आर्टिकल जो हमें ये बताना चाह रहा है कि जो हम ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आज के टाइम पे, अपने आप को वर्ल्ड के स्टेज पे इतना बड़ा दिखा रहे हैं कि इंडिया ये है, इंडिया वो अलग चीज़ है। बट हम अपने ग्राउंड रियलिटी को भूल जा रहे हैं कि हमारी ग्राउंड रियलिटी कहाँ लाई कर रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पे इस हद तक मतलब कि गैप वहाँ पे हो रहा है स्किल का कि स्टूडेंट सेकेंडरी लेवल तक पढ़ने के बाद भी किसी लेवल के नहीं हो रहे हैं अगर उनको हम मतलब एक ग्लोबल विलेज पे रखा जाए या अदर स्टूडेंट से कंपेयर किया जाए उनको। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो वियतनाम है उसका भी ग्लोबल इकोनॉमी में हमारे इंडिया से ज़्यादा परसेंटेज रखता है ग्लोबल GDP में इन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में। क्यों ऐसा है? क्योंकि उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया है शुरुआत से ही। हमने लेकिन इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से आज हमें किस पे डिपेंड होना पड़ रहा है? चाइनीज़ पे, कि वो आए हमारे यहाँ वीज़ा लेके और हमको काम बताएं कैसे हमें करना है यहाँ पे।
ठीक है? और ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें अपने इस चीज़ को इम्प्रूव करना है तो यही टाइम है कि हम अब नहीं, अगर अपने एजुकेशन सिस्टम को नहीं सुधारेंगे, यूनिवर्सिटी के लेवल पे एजुकेशन सिस्टम को नहीं सुधारेंगे, तो आप समझिए कि हम इस रेस में बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं और लॉन्ग रन पे इसका बहुत ज़्यादा घाटा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल इसी पे बेस्ड था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है कैसे लैग कर रहा है और चाइनीज़ या अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों की वजह से कितना आगे जा रहे हैं और वो ग्लोबल लेवल पे अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अच्छे लेवल पे। ठीक है, जिससे उनकी कंट्री एक अलग लेवल पे ग्रोथ कर रही है। ठीक, ओके। हाँ, अब दूसरा है सेंसस पे। सेंसस पे आज आर्टिकल आया हुआ है कि जो सेंसस पे फर्दर डिले किया जा रहा है ये अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मतलब कि ये अब ज़रूरी हो गया है कि सेंसस होना ही चाहिए। लास्ट सेंसस हमारा जो 2011 का हुआ था उसके बाद से 2021 में पेंडिंग था, बट कोविड की वजह से वो सेंसस नहीं हो पाया। एंड उसके बाद से धीरे धीरे वो टालता ही जा रहा है। हर साल उसके लिए एलोकेट होते हैं पैसे, वो पैसे कहाँ चले जाते हैं उसका कोई अता पता नहीं होता है, बट सेंसस नहीं हो रहा है। ठीक है, इस बार का सेंसस का जो अलॉटमेंट हुआ है वो 1309.46 करोड़ का हुआ है, 1309.46 करोड़ का हुआ है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम 2021-22 का देखें तो उस साल 3768 करोड़ एलोकेट हुआ था और इस बार सिर्फ 1309 करोड़ एलोकेट हुआ है। क्यों ज़रूरी है सेंसस हमारे लिए? देखिए, सेंसस का सबसे बड़ा यूज़ ये होता है कि हमें पता चलेगा कि हमारी डेमोग्राफी कितनी है। हम जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगे उसमें कौन टारगेट पे होगा, मतलब किसके लिए हम टारगेट करेंगे अपनी पॉलिसीज़ को। ठीक, तो अगर जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि किसके लिए पॉलिसी बनानी है, उस एरिया में या उस सेक्टर में कितने लोग हैं जो ड्रिवन है उस चीज़ से, जो लैग कर रहे हैं उस चीज़ से, हमें यही नहीं पता है कि कितनी वहाँ पे वुमेन अब एम्प्लॉयड हैं या कितनी वुमेन अभी और आ गई हैं, क्या हमारा करंट जो सेंसस है वो किस हिसाब से है, हमें कुछ नहीं पता है। हम आज से 2011 का सेंसस यूज़ कर रहे हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी जो हाल ही में बिल पास हुआ था वुमेन के लिए पार्लियामेंट में, मतलब वहाँ पे रिजर्वेशन के लिए बिल पास हुआ था, तो वो बिल जो है अभी तक इसलिए पेंडिंग है क्योंकि वो तभी अप्लाई होगा जब नया सेंसस आएगा। जब वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट हुआ था वो तभी अप्लाई होगा जब नया सेंसस आएगा हमारा। एंड डिलिमिटेशन भी पेंडिंग है हमारा, 2027 तक उसको पेंडिंग रखा गया था कि हम तब तक नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज या डिलिमिटेशन कमीशन नहीं फॉर्म करेंगे। 2027 के बाद ही हम फॉर्म करेंगे, उसी के बाद जो है हमारी नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज एलोकेट होंगी। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हमारी दिखा रही हैं कि कितना हम अपनी चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, अब वो चाहे जिस भी रीज़न से हो वहाँ पे। लेकिन ये सेंसस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी सेंसस से हमें पता चलेगा कि हमारा जो एनसीआर बनेगा, एनआरसी सॉरी, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनेगा वो कैसे बनेगा, उस पर कितने लोग हैं। ठीक है, हम कास्ट ड्रिवन सेंसस नहीं कर रहे हैं कि कितने कास्ट के कितने लोग हैं, वो नहीं हो रहा है, लेकिन सेंसस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, ओके, ये था उसका आर्टिकल। एंड उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आज आया था वो था टीचिंग कंप्यूटर्स टू फॉरगेट। मतलब कि कैसे हम अपने कंप्यूटर्स को ये टीच करें कि उसके अंदर जो भी डाटा हमने सेव किया है वो एक टाइम बाद खुद ब खुद अपने आप डिलीट हो जाए वहाँ से। आपको पता होगा कि राइट टू बी फॉरगेटन ये सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था, न्यूज़पेपर में आया था पिछले 1-2 महीने पहले शायद। राइट टू बी फॉरगेटन ये आता है आर्टिकल 21 के अंदर, जो कि है हमारा राइट टू लाइफ। राइट टू बी फॉरगेटन का क्या मतलब है कि जो भी हमारा पर्सनल डाटा है या सोशल डाटा है, अगर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं या जिस भी पर्पज़ से उसको लिया गया था हमसे, वो डाटा एक टाइम के बाद डिलीट हो जाना चाहिए। हमें उसके लिए अलग से फिर से कुछ नया प्रोसीजर ना करना पड़े। ऐसा देखा जाता है कि जो भी कंपनीज़ हैं या जो भी ये सॉफ्टवेयर्स हैं, ये जो जब भी हमारे डाटा को लेते हैं, ये हमारे डाटा को हमेशा के लिए सेव करके रख लेते हैं और उसको कभी डिलीट नहीं होते हैं अनटिल एंड अनलेस जब तक हम खुद से वो कमांड ना दें उनको। ठीक है, तो आज के इस मतलब के टाइम पे जहाँ पे मशीन लर्निंग को इतना मतलब प्रेशराइज किया जा रहा है, मशीन लर्निंग को इतना मोटिवेट किया जा रहा है कि मशीन लर्निंग हो, जिसमें अब मतलब कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के थ्रू हम बहुत ह्यूज इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं एक जगह पे और उसको वहाँ पे स्टोर करते हैं। तो ये जो आर्टिकल था, नयन चंद्रा मिश्रा जी ने इसको लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है कि उसी मशीन लर्निंग का एंटीथेसिस है ये। एंटीथेसिस मतलब समझ रहे हैं कि उसके अगेंस्ट मशीन लर्निंग का एंटीथेसिस क्या है? मशीन अनलर्निंग। अनलर्निंग का क्या मतलब है कि जो चीज़ें वो जा रहा है वो एक टाइम के बाद खुद ब खुद उसको डिलीट कर दे। इससे क्या होगा कि हमारा जो डाटा है वो भी सेफ रहेगा एक तो,
है ना। लेकिन ये होगा कैसे, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसीजर है। एंड इनका इसमें ये व्यू है, ये कहना ये चाह रहे हैं कि हम एआई की मदद से, जैसे आज हम एआई का इतना यूज़ देख रहे हैं हर चीज़ में, तो हम एआई की ही मदद से हम मशीन लर्निंग को भी प्रमोट कर सकते हैं। और हम उन सारे कंप्यूटेशनल में जो ये जहाँ पे डाटा फिड्यूशरीज होते हैं, जहाँ पे डाटा फीड किया जाता है, उन सब में ऑलरेडी हम ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे एक लिमिटेड टाइम के बाद वो डाटा अपने आप खुद ब खुद वहाँ से हट जाएगा। इनको डिलीट करने के 3 अप्रोचेस दिए गए हैं। पहला है प्राइवेट, दूसरा है पब्लिक और तीसरा है इंटरनेशनल। मतलब प्राइवेट लेवल के जो भी डाटा होंगे उनको हम वहाँ से डिलीट करके हटाएंगे, पब्लिक लेवल के जो भी होंगे उनको वहाँ से हटाएंगे, और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी होंगे, मतलब जैसे जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको वैसे वैसे वहाँ से हटाएंगे। ठीक है, और ये सब सारी चीज़ें किसकी मदद से होंगी, एआई की मदद से होंगी। बट अभी ये बहुत ही प्राइमरी स्टेज पे है, प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, अभी इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। बट ये एक बहुत ही अच्छा एडवाइस है। आप इसको साइंस नेक में अगर कभी ऐसे आर्टिकल्स आते हैं या कभी ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो आप ज़रूर इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। ठीक है, आप एथिक्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि जैसे आजकल जितने ये डाटा ब्रीच के केसेस हो रहे हैं, आप मतलब अक्सर सुनते होंगे डाटा ब्रीच का केस बहुत ज़्यादा आजकल हाईलाइट हो रहा है। ईयू ने इसी को ध्यान में रखते हुए ईयू ने डाटा प्रोटेक्शन लॉ बनाया हुआ है। अभी हाल ही में बना था डाटा प्रोटेक्शन लॉ। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप इन सब चीज़ों का, इन सब वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। मशीन लर्निंग का एंटीथेसिस है मशीन लर्निंग। तो इन सब वर्ड्स का जब आप यूज़ करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही इनरिच हो जाता है। ठीक, एंड साथ साथ में आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये सब चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हैं। ओके, ठीक है, आइए। हाँ, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है ये उस दिन आया था 25 जुलाई को शायद, स्टेट माइनिंग पे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था 8:1 के रेशियो में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, जो है ये माइनिंग एक्टिविटीज़ जो है ये स्टेट लिस्ट के अंदर आती हैं। और जो 1957 में हमारा लॉ पास हुआ था, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में, इसके अंडर में जो सेंटर इम्पोज किया था कि स्टेट जो है टैक्स वगैरह नहीं लगा सकती है, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि नहीं, जो वहाँ पे रॉयल्टी थी वो गलत थी। स्टेट चाहे तो अपने जो भी वहाँ पे मिनरल्स हैं, जो भी वहाँ पे अलॉट हो रहे हैं, लीज पे लिया जा रहा है, उस पर वो टैक्स इम्पोज कर सकती है और उस पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो आर्टिकल है वो पूछ रहा है कि क्या स्टेट माइनिंग पे ये टैक्स लगा सकती हैं? तो बिल्कुल लगा सकती हैं भाई। जो ये एंट्री 54 थी, मतलब स्टेट लिस्ट के अंडर में, उसी के अंडर में ये जो है आता है। एंड ये प्रॉपर जो है स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, अगर हम स्टेट्स को रोक रहे हैं टैक्स लगाने से, तो हम एक तरह से वहाँ पे एक, मतलब जो अनहेल्दी कंपटीशन वहाँ पे शुरू कर रहे हैं। अनहेल्दी कंपटीशन वहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं। ये अनहेल्दी कंपटीशन क्या होगा कि स्टेट को वेलफेयर स्कीम्स, जो नई वेलफेयर स्कीम्स आनी होंगी वो ये नहीं बना पाएंगे, वो थोड़ा पुअर ही रहेंगे इस रिस्पेक्ट में। क्योंकि आप अगर उनके सोर्स को, जैसे आप, ये रेवेन्यू का एक सोर्स है आपका भाई टैक्स, अगर आप उनके सोर्स को वहाँ पे रोक रहे हैं तो एक तरह से आप तो उनको डिप्राइव कर रहे हैं ना उनके रिसोर्सेज से, और उनको आप रोक रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप स्टेट जो है टैक्स लगा सकती है। इसका जो हिस्ट्री था वो शुरू हुआ था, सबसे पहले जो शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था इंडियन सीमेंट वर्सेस तमिलनाडु गवर्नमेंट को लेके। ये तब जो है वहाँ पे जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट थी 1989 में, मतलब इंडियन सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये हुआ था। और ये डिसाइड हुआ था इंडियन सीमेंट के फेवर में कि टैक्स नहीं लगा सकती है। उन्होंने ये बोला कि जो रॉयल्टी है, मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सेस लेना चालू किया था, तो उस दिन हाईकोर्ट ने बोला, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि ये गलत है, आप सेस नहीं ले सकते हैं। लेकिन फिर वेस्ट बंगाल में एक केस हुआ, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे 2004 में इसी के खिलाफ जजमेंट आया और उन्होंने ये बोला कि सेस ऑन रॉयल्टी इज़ अ टैक्स। और वहाँ पे उन्होंने जो ये बोला कि रॉयल्टी टैक्स है, उन्होंने बोला कि रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है, जो उस पर सेस लिया जा रहा है वो एक टैक्स हो, और वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती है क्योंकि वो हमारे 1957 का जो माइंस एंड रेगुलेशन एक्ट है उसके खिलाफ है। ठीक है, लेकिन 2011 में 3 जजेस बेंचेस का मतलब वहाँ पे कोर्ट जब आया, बिहार का केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में आया वो केस, एसएच कपाड़िया उस समय चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उसको मतलब कि आगे वो कर दिया कि 9 जजेस के बेंच जब आएंगे तब इस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो वो बहुत टाइम से पेंडिंग था, लगभग ये क्वार्टर ऑफ डिकेड से पेंडिंग था, एंड इसी वजह से वो अब जाके उसका डिसीजन फाइनल हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, स्टेट्स जो हैं हमारी वो टैक्स ले सकती हैं, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ओके, ठीक है,
आइए हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। आज का जो इंटरनेशनल रिलेशन से आर्टिकल है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आर्टिकल जो आया हुआ है हमारा क्वाड से रिलेटेड। ठीक है, क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की अभी मीटिंग हुई है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस के जितने भी फॉरेन मिनिस्टर है। बेसिकली ये मीटिंग किसके लिए हुई थी, क्या मोटो था, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। मतलब कि जो इंडो पैसिफिक का एरिया है उसमें जो मैरीटाइम डोमेन है, मतलब मैरीटाइम से रिलेटेड, उसको हम कैसे और आसान कर सकते हैं, कैसे वहाँ पे क्राइम फ्री कर सकते हैं, उसको सबके लिए ओपन कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे मीटिंग हुई है। एंड फॉरेन मिनिस्टर्स की वहाँ पे मीट थी। ठीक है, और इसमें मतलब उन्होंने बात किया उस पर वायलेंस को एंड वगैरह करने के लिए। हमारे लिए जानना क्या ज़रूरी है कि क्वाड कब फॉर्म हुआ, क्वाड किस लिए आया था, मतलब मेन उसका रीज़न क्या था, और न्यू क्वाड क्या है जो अभी आज के टाइम पे लेटेस्ट चल रहा है। क्वाड हमारा फॉर्म हुआ था, सबसे पहले इसके बारे में किसी ने बात की थी, वो थी शिंजो अबे जी ने 2007 में, जो जापान के प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि अब नहीं रहे हैं। ठीक है, और 2007 में इन्होंने सबसे पहले क्वाड के लिए बात की थी और 2017 में जाके ये फॉर्म हुआ था उस टाइम। ठीक है, बेसिकली इसका जो फॉर्म होने का रीज़न था वो सिर्फ ये था कि चाइना को काउंटर करना एंड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को लाना। ठीक है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का क्या मतलब था कि वहाँ पे चाइना जो क्लेम करता है अपना इंडियन ओशन के रीजन में, साउथ चाइना सी वगैरह पे, तो ये सब ऐसे पासेस है जहाँ से बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट या मैरी टाइम ट्रांसपोर्ट होता है। और अगर चाइना उन सब पे कंट्रोल करने लगेगा तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात हो जाएगी, जिससे यूएस वगैरह काफ़ी नाराज़ थे। और एंड जब चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा तब जाके उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया और 2017 में जाके क्वाड का फॉर्म हुआ, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और यूएस और जापान यहाँ पे एक साथ मिलकर उन्होंने ये फॉर्म किया। लेकिन धीरे धीरे जो था कि जो जापान वगैरह था वो सब तो ठीक है, लेकिन इसका रिलेवेंट धीरे धीरे कम हो रहा था क्योंकि ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं हो रहा था। तो 2022 में आपको याद होगा कि न्यू क्वाड करके एक टर्म शुरू हुआ, किसको मिला के, I2U2, कौन कौन, इजराइल, आपका इंडिया, उसके बाद यूएस और यूएई। यूएई और यूएस के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। ठीक है, इन दोनों में हमेशा आपस में लड़ाई होती थी, तनातनी बनी रहती थी। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड होता है, अगर आपको अभी याद नहीं आ रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड क्या है तो आपको ये ज़रूरी है कि ये आप रिवाइज करके रखे रहें इन्हीं सब चीज़ों को। ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड हुआ जिससे इन लोग के रिलेशन में थोड़ा इंप्रूवमेंट लाया, इसको मेडिएट किया यूएस और इजिप्ट ने मिलकर। ठीक है, और जब ये मेडिएट हुआ, साथ में आ गए, तो उसके बाद न्यू क्वाड का फॉर्म होता है। मतलब इनको नाम दिया गया, ऐसे तो इनका नाम I2U2 था, बट इनको न्यू क्वाड कहा जाता है आज के टाइम पे। ठीक है, और न्यू क्वाड जो है काफ़ी बेटर है पुराने वाले क्वाड से। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि कब कौन ख़त्म हो जाएगा, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कभी ख़त्म नहीं होता, बंद नहीं होता है, बस धीरे धीरे उनका रिलेवेंट कम हो जाता है। एंड जैसे ही टाइम आता है कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट करने का, तो वहाँ पे वो अपने आप उस चीज़ को एक्टिवेट कर लेते हैं या वो मतलब कि एक्शन में ला देते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे GS2 से भी रिलेटेड हैं, PSIR से भी रिलेटेड हैं, आपके किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। अक्सर उसमें पूछ लिया जाता है कि कब ये हुआ था, कब ये मीटिंग हुई थी, कब ये फॉर्मेशन हुआ था इनका। तो ये सब आपको चीज़ें जानना ज़रूरी है और आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये सब चीज़ें हो रही हैं। अगर इसीलिए देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो इससे आपको एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये देखने को मिलेगा कि आप रेगुलर बेसिस पे आपको चीज़ें अपने आप रिवाइज़ होती रहती हैं। मतलब रैंडमली चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं, आपको कोई सिलेबस वगैरह उसमें, मतलब ये नहीं है कि आपने कोई प्लान बनाया और न्यूज़पेपर उस हिसाब से आएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो न्यूज़पेपर में अपने आप चीज़ें कुछ ना कुछ आती रहती हैं, जिससे हमारा प्रीलिम्स से भी रिलेटेड, मेन से भी रिलेटेड चीज़ें ये सब रिवाइज होती रहती हैं उससे। ठीक है, तो न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स के लिए और आपके जनरल नॉलेज के लिए। आप भले ही कोई मैगजीन पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, लेकिन आप न्यूज़पेपर को स्किप मत करिए। न्यूज़पेपर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो आज के यही कुछ खास न्यूज़ थे जो कि हमारे लिए ज़रूरी थे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।